साथियों, जैसा कि आपने पिछले 3-4 वीडियो में देखा कि हम चर्चित मुद्दों से रिलेटेड इसी महीने के 2-4 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो राज्य के या फिर हमारे जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं और उनकी व्याख्या सहित प्रश्न हल किए हैं। उसी के आधार पर अब आज अपना ये 5वां लेक्चर है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। साथियों, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जूनागढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा कब बना। साथियों, आपको बता देते हैं कि जूनागढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा 20 फरवरी 1948 को बना था। 20 फरवरी 1948 को बना था। अब ये चर्चा के अंदर क्यों है, इसका आंसर तो होगा ऑप्शन ए। चर्चा के अंदर इसलिए क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, लद्दाख के क्षेत्र और जूनागढ़ के क्षेत्र को 5 अगस्त 2020 को अपने हिस्से में अपने अपने पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया था कि ये उनका हिस्सा है और अपना नया नक्शा जारी किया है, तभी ये जूनागढ़ चर्चा में है। अब जूनागढ़ के इतिहास को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो साथियों, जूनागढ़ एक गढ़ का भी नाम है और जूनागढ़ एक शहर भी है, जिला भी है, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये 20 फरवरी 1948 को इसका भारत में विलय हुआ था और जनमत संग्रह के साथ विलय हुआ था। जनमत संग्रह हुआ था जो कि 2,01,457 लोगों की वोटिंग होनी थी। उसके अंदर 1,90,870 लोगों ने तो भारत के पक्ष में, भारत के विलय के पक्ष में मत दिया था और केवल 91 यानी 91 लोगों ने पाकिस्तान के विलय के पक्ष में मत दिया था, पाकिस्तान के विलय के मत दिया था। उसका कारण, मुख्य कारण क्या था साथियों? उसका मुख्य कारण ये था कि जो ये जूनागढ़ है, इसके अंदर शासक था मोहम्मद मेहताब खान जी तृतीय, मोहम्मद मेहताब खान जी थर्ड। वो मुस्लिम शासक था और यहाँ की 80% आबादी थी वो हिंदू आबादी थी, इसलिए सब लोग भारत के अंदर विलय होना चाहते थे। और ये जो मोहम्मद मेहताब खान जी हैं थर्ड है, ये पाकिस्तान के अंदर विलय होने चाहते थे। लास्ट के अंदर बताया जाता है कि इनकी हालत पाकिस्तान में एक चपरासी से भी बदतर हो गई थी। उसके बाद में जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के नेतृत्व के अंदर और ये जनमत संग्रह कराया गया और 20 फरवरी 1948 को आधिकारिक तौर पर जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है बेरूत के अंदर विस्फोट हुआ है, आप सबको पता होगा। और वो किसके कारण हुआ, उसका प्रमुख कारण बुझा है, वो हुआ है अमोनिया नाइट्रेट का भंडार था जो 2750 टन भरा हुआ था अमोनिया नाइट्रेट, उसके विस्फोट से हुआ है वो। इसकी व्याख्या वहाँ के राष्ट्रपति माइकल इयोन ने की है और बताया कि यहाँ पर 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक आधे लोग घायल अवस्था में हैं और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एकदम से ख़त्म हो गया है लेबनान के अंदर। ये हादसा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, उसका भंडार था जो 2750 टन भरा हुआ था, वो फटने से ये हादसा हुआ है 2750 टन। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। साथियों, इसके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो ये जोराम मेगा फूड पार्क है, कोलासिब जिला मिजोरम के अंदर हुआ है। इसका आंसर तो होगा मिजोरम के कोलासिब जिले के अंदर हुआ है। और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो ये हमारे क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं जो हरसिमरत कौर जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और साथियों, मिजोरम का पहला फूड पार्क है, पहला मेगा फूड पार्क है मिजोरम का। कौन सा? जोराम मेगा फूड पार्क, जो कोलासिब जिले मिजोरम के अंदर खोला गया है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया, हाल ही में द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो साथियों, इस पुस्तक का संपादन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस पुस्तक का संपादन किया था परमेश्वर अय्यर ने, जो पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने थेंजोल
गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया। ये किस राज्य से संबंधित है साथियों? ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन बी। और इसके अंदर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसको चालू किया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसके तहत इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। कहाँ पे किया था? मिजोरम के अंदर, जिसके अंदर जो अपने दर्शन सर्किट चल रहे हैं हाल ही में, कृष्णा सर्किट, राम सर्किट, इनकी तर्ज पर ये किया गया है। थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई रिक्शा प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने ई रिक्शा प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं सॉरी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इसका उद्घाटन किया था वहाँ के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी ने अमरावती, वहाँ की राजधानी से इसको लॉन्च किया था। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की अभी फिलहाल में राजधानी है, वहाँ से किया था। और ये जो साइबर क्राइम है उससे महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं को बचाने के उपाय सुझाए जाएंगे इसके अंदर। इसके लिए ई रक्षाबंधन प्रोग्राम को लॉन्च किया है वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना का अप्रूवल प्रदान किया गया है। को अप्रूवल प्रदान किया है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? साथियों इसके अंदर सार्वजनिक निवेश मॉडल, निजी निवेश मॉडल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी बोलते हैं जिसे अपन, ये सभी मॉडल इसके मॉडल पर आधारित है ये। और ये केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं जो अपने नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद इसको शुरू किया है, बाद इसको मंजूरी प्रदान की है। और ये जो बेरोजगार एवं प्रवासी मजदूर हैं जो प्रवासी श्रमिक, उनको रोजगार के लिए ये खाद्य अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को मंजूरी प्रदान की है। और ये खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का प्रस्ताव था। अब बात आती है खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC, जिसको अधिनियम 1956 के तहत और मुंबई में गठन किया गया था। और उसी ने प्रस्ताव जारी करवाया था और अपने केंद्रीय मंत्री की सहमति से इसको मंजूरी मिली है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्षा उत्पाद और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 DPEPP का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति किस योजना को प्रोत्साहन देगी? तो साथियों आप सभी को पता ही चल गया होगा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, रक्षा उत्पादन से संबंधित है। और ये अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को प्रोत्साहन देगी यह नीति, जो अभी 2020 में लागू की गई है। और इसके अंदर मुख्य जो इसके कई उद्देश्य हैं, उनमें मुख्य उद्देश्य है 2025 तक एरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादकों के निर्यात सेवाओं का लक्ष्य $5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। साथियों हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने इस नीति की समीक्षा कर मंजूरी प्रदान की है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो हमने पहले वीडियो में भी आपको करवा दिया गया है, अब आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें पूछा गया है जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल। साथियों राज्यपाल राज्यों में होते हैं, और जो ये यूनियन टेरिटरी होती है इसके अंदर राज्यपाल नहीं होते, इसके अंदर उपराज्यपाल होते हैं। ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है जो आप सुधार कर लीजिए। इसका आंसर होगा मनोज सिन्हा जी, जो कि मोदी जी के पहला कार्यकाल था उसके अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, उनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इनसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे GC मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो वर्तमान में भारत के CAG बनाए गए हैं। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है जनरल कैटेगरी की आर्थिक पिछड़ों
ईडब्ल्यूएस जिसे बोलते हैं, को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया है। इसमें पूछा गया ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों को सौंप दिया गया है, कितने जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। तो साथियों ये सौंप दिया गया है 5 जजों की बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया गया है। वो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण का मामला है ये वो सॉल्व करेंगे, और ये 5 जजों को दिया जाएगा। वो 5 जजों को ये फैसला दिया जाएगा। ये कितने जजों ने मिलकर निर्णय लिया था? ये 3 जजों ने मिलकर निर्णय लिया गया था। 3 जजों ने ये निर्णय लिया था कि ये फैसला 5 जजों को दिया जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमेशा की तरह हम एक अभ्यास प्रश्न लेके आते हैं जो हम उसी दिन सोल्व करा देते हैं, और ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया, ऑप्शन बी प्रसार भारती इंडिया, ऑप्शन सी एनसीडीसी ट्यूब इंडिया, ऑप्शन डी सहकारी विकास इंडिया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया, जिसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसकी शुरुआत की है इस यूट्यूब चैनल की, जिसका नाम है सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी इंडिया। ये किसानों एवं युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और इसको 18 राज्यों में हिंदी सहित उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। और इसके जब उद्घाटन था उसी के टाइम पे इसको सहकारी समितियों के गठन